गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्या पढ़ा था कि आप लोगों के प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस क्या होता है। जनरली थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं कि जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है उस इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर क्या होता है कि वो एक लॉन्ग लास्टिंग है, लंबे समय तक चलने वाली क्रिया है, ठीक है ना। जबकि जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है वो एक शॉर्ट लिव्ड है, थोड़े समय तक चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि प्राइमरी में क्या है कि कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में एंट्री किया, पैथोजन की एंट्री करने के बाद क्या होता है कि उस पैथोजन को पहले रिकॉग्नाइज किया जाता है। आफ्टर रिकॉग्नाइज होने के बाद में क्या होता है कि जैसे ही वो पैथोजन रिकॉग्नाइज हुआ तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं और क्या किया जाता है, उस पैथोजन को किल किया जाता है। लेकिन जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है उस इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि आप लोगों के मेथड्स को या फिर किसी भी एंटीजन को रिकॉग्नाइजेशन की क्रिया नहीं होती है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, केवल हम लोगों ने उसको ट्रैप किया और ट्रैप करने के बाद उसको किल कर दिया। अब आता है सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी कि वो कौन कौन सी सेल्स हैं आप लोगों के क्लास 12 लेवल तक कौन कौन सी सेल्स हैं, वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं, वो कौन कौन सी कोशिकाएं हैं जो इम्यून सिस्टम में हमारी बॉडी के अंदर अपना प्रॉपर वर्क देती है। तो आपकी इम्यून सिस्टम के अंदर आप लोगों को जनरली दो टाइप की सेल्स पढ़नी है। पहली है आपकी बी सेल, कौन सी है, बी सेल, ठीक है। सेकंड है टी सेल। अब सबसे पहले हम लोगों को यह पता लगाना है कि सेल्स बनती कहां है, ठीक है, और इनका बी और सी नाम क्यों दिया गया, बी और टी नाम क्यों दिया गया। तो बी सेल और टी सेल बोथ, दोनों, इनका जो ओरिजिनेशन है वो तो होता है आपके बोन मैरो में। बोन मैरो में कहां होता है, बोन मैरो। बोन मैरो को हिंदी में बोला जाता है अस्थि मज्जा। अब क्वेश्चन इज दैट कि सर बोन मैरो कहां है, बोन मैरो कहां है। क्वेश्चन ये है कि सर बोन मैरो कहां होती है। तो बोन मैरो जो है वो आप लोगों की बैकबोन के बिहाइंड कहां पर, हम लोगों को पता है हमारे लंग्स के अंदर केज ऑफ रिब्स है, उसके बीच में जब सेंटर में स्टर्नम है, स्टर्नम के जस्ट पीछे बैक, यहां पर आप लोगों के बैकबोन, ठीक है ना, बोन मैरो होता है। अच्छा, बोन मैरो में क्या होता है, बोन मैरो में नॉर्मली आपकी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये क्या करें कि बोन मैरो में अगर हम लोग बात करें, बोन मैरो में अगर हम लोग बात करें तो बोन मैरो में दोनों इम्यून सिस्टम की सेल्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। बोथ द सेल्स हैव बीन फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, दैट मींस बोथ बी एंड टी सेल्स, that means both B and T cells have been formed in the bone marrow, exactly। अब इनका नाम B क्यों दिया गया और इनका नाम T क्यों दिया गया। सबसे पहले मेन क्वेश्चन इज दैट why we say B cell as a B and T cell as a T। नंबर 1 क्वेश्चन इज दैट, पहला क्वेश्चन ये है कि हम लोग B को B क्यों बोलते हैं और T को T क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले B सेल जो है ये प्रोड्यूस होती है, कहां पर, बोन मैरो। कहां पर प्रोड्यूस हो रही है, बोन मैरो। अगर ह्यूमन के केस की बात करूं और इनका मैच्योरेशन भी कहां होता है, वो भी बोन मैरो में होता है, तो यहां पर क्या है कि बी सेल जो प्रोड्यूस भी बोन मैरो में हो रही है और उसका मैच्योरेशन भी बोन मैरो में हो रहा है, ठीक है। ह्यूमन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं बर्ड्स की तो ब्रूसा फैब्रिकस में, ये आपके बर्ड्स में है, हालांकि आप लोगों के कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा नॉलेज हम लोगों ने पढ़ लिया। बर्ड्स में ये ब्रूसा फैब्रिकस के अंदर जनरेट होती है, ठीक है। आई बात समझ में। अब बी का तो देखो प्रोड्यूस भी बोन मैरो में हो रही है और मैच्योरेशन भी बोन मैरो में हो रहा है, लेकिन टी सेल थोड़ा सा डिफरेंस है। टी सेल का जो प्रोडक्शन है वो तो कहां हो रहा है, बोन मैरो में, लेकिन इनका जो मैच्योरेशन है, मैच्योरेशन के लिए अब ये यहां से बोन मैरो से बाहर निकलेगी, माइग्रेट हो जाएंगी। माइग्रेट किसके लिए, मैच्योरेशन के लिए। बोन मैरो से क्या हो जाएंगी, माइग्रेट हो जाएंगी, यानी कि मूव कर जाएंगे, राइट। मूव कहां करेंगे ये आप लोगों के थाइमस में, यहां पर थाइमस में।
थाइमस में, ठीक है। बोन मैरो के बाद में ये मैच्योरेशन के लिए यानी थाइमस में किस काम के लिए जा रही है, मैच्योर होने के लिए। कहां जा रही है, मैच्योर। अब काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सर मैच्योर होना और प्रोड्यूस होना क्या है, प्रोड्यूस होना यानी कि क्या हो जाता है कि जन्म ले लिया उन्होंने, मैच्योर होना मतलब कि वो अपनी फंक्शनिंग एबिलिटी के लिए क्या हो जाती है, फंक्शनिंग एबिलिटी के लिए आप लोगों के क्या हो जाती है, वो एबल हो जाती है कि काम करने योग्य बन जाती है। तो ये मैच्योरेशन के लिए कहा जाती है थाइमस में, और थाइमस में मैच्योर होने के कारण ही यानी कि ड्यू टू मैच्योरेशन इन थाइमस दीज आर नेम्ड एज अ टी सेल, दीज आर नेम्ड एज अ टी सेल, ठीक है। थाइमस में मैच्योर होने के कारण हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं, टी सेल्स, हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं, टी सेल्स, ठीक है। आया समझ में। अब बात करते हैं कि सर बी सेल्स जो वो क्या है, उनका क्या काम होता है, किस किस तरीके से काम होता है। तो जो नॉर्मली बी सेल्स हैं हमें पता है कि ये प्रोड्यूस होती है कहां पर, बोन मैरो में, ठीक है। और मैच्योर भी कहां हो रही है, बोन मैरो में हो रही है, मैच्योर भी कहां हो रही है, बोन मैरो में। लेकिन ये मैच्योर कहां हो रही है, थाइमस में। ये मैच्योर कहां होती है बेटा, थाइमस में, ठीक है। अभी तक समझ में आया कि बी सेल्स जो है वो मैच्योर होती है बोन मैरो में, और टी सेल्स जो है वो मैच्योर होती है कहां, थाइमस में। अच्छा, अब थाइमस क्या है, क्वेश्चन आता है कई बार। क्वेश्चन क्या आएगा कि थाइमस का अगर एक छोटा बेबी जैसे जैसे हम लोग जन्म लेते जाते, जन्म लेने के बाद बड़े होते जाते हैं, ठीक है ना, हमारी एज बढ़ती जाती है, तो थाइमस एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जिसका साइज जो वो रिड्यूस होता जाता है। क्यों? अब क्वेश्चन इज दैट कि कई बार क्वेश्चन आता है ना कि बोर्ड में एग्जाम में नहीं देते ऐसे क्वेश्चन, लेकिन पीएमटी में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब तो खैर नहीं देते, लेकिन अब तो इतना देते हैं एमसीक्यूज में कि कौन सा थाइमस का साइज जो वो रिड्यूस होता है, लार्ज होता है। तो अकॉर्डिंग टू एज, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बेटा, तो थाइमस का साइज क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू एज के साथ में थाइमस जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एज थाइमस विल बी रिड्यूस। क्यों? क्योंकि बेटा जो न्यूबॉर्न बेबी है, नेटिव बेबीज हैं, नेटिव बेबीज को रिक्वायरमेंट होती है एक्स्ट्रा इम्यून पावर की, एक्स्ट्रा इम्यून पावर की। नेटिव बेबी को रिक्वायरमेंट होती है किसकी, एक्स्ट्रा इम्यून पावर की, राइट। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अच्छा, अब बात करते हैं कि बी सेल और टी सेल में डिफरेंस क्या है, बी सेल्स क्या होती हैं, किस तरीके से होती हैं। अब फर्स्टली हम लोग लेते हैं बी सेल्स को। बी सेल, बी सेल्स प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एंड मैच्योर एंड आल्सो मैच्योर्ड इन बोन मैरो। अच्छा, ये बी सेल कितने टाइप की होती है, अगर कोई एंटीजन आए तो कितने टाइप की डिवाइड होती है। तो अगर कोई भी एंटीजन आता है, सपोज दैट ये पैथोजन की एंट्री हो गई, ये पैथोजन की एंट्री हो गई, ठीक है, ये कोई पैथोजन है, और ये क्या है आपकी बी सेल, ये क्या है बी सेल, ठीक है। पैथोजन की एंट्री अगर बी सेल में जनरेट हो गया। अच्छा, ये बी सेल के ऊपर ये इस तरीके से बी सेल के ऊपर इस तरीके से आप लोगों के रिसेप्टर्स होते हैं, जिसे आप लोग बीसीआर बोलते हो, शॉर्ट फॉर्म इसकी बीसीआर होती है। या फिर मैं आप लोगों को बी सेल की पूरी फंक्शनिंग ही बता दूं। बी सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, जिसे आप लोग बीसीआर बोलते हो, या फिर इसका नाम होता है, लार्ज फॉर्म होती है बी सेल रिसेप्टर, बी सेल रिसेप्टर, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि बी सेल रिसेप्टर के ऊपर सपोज दैट कि कोई पैथोजन, ये पैथोजन रिकॉग्नाइज हो गया पैथोजन रिकॉग्नाइज। जैसे ही बी सेल के पास में पैथोजन रिकॉग्नाइज हुआ, पैथोजन एक्टिवेट हुआ, तो ये बी सेल जो है बेटा ये डिवाइड हो जाती है, इसमें इनमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना।
एक तो होती है प्लाज्मा बी सेल और दूसरी होती है मेमोरी बी सेल। प्लाज्मा बी सेल वो होती है जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग, वो सेल जो क्या प्रोड्यूस कर रही है, एंटीबॉडी, यानी कि इस पैथोजन को किल करने के लिए जो प्रोटीन्स होती हैं वो क्या कहलाती है, एंटीबॉडी। अगर डेफिनेशन आए व्हाट आर द एंटीबॉडीज, तो दीज आर द इम्यूनोग्लोबुलिन्स या दीज आर द प्रोटीन्स secreted by the B cell of our body, प्रोटीन्स या फिर आर्मी ऑफ प्रोटीन्स बोल सकते हो, आर्मी ऑफ प्रोटीन्स बाय आवर बॉडी, बी सेल ऑफ आवर बॉडी इन रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स होता है किस संदर्भ में, ठीक है, टू एन एंटीजन, पैथोजन भी बोल सकते हो, डिजीज कॉजिंग एजेंट भी बोल सकते हो, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो, या फिर आप लोग इसको फॉरेन एजेंट, फॉरेन एजेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। यानी कि बी सेल्स के अंदर दो टाइप की सेल बनती है, एक तो होती है प्लाज्मा बी सेल और एक होती है मेमोरी बी सेल। प्लाज्मा बी सेल क्या करेगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, और मेमोरी बी सेल्स क्या करती है, ये इसकी मेमोरी जनरेट करती है। मैंने आपको बताया था प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स के अंदर मेमोरी जनरेट करती है। अब मेमोरी जनरेट करेगी क्यों, क्योंकि इन फ्यूचर फर्दर कभी सेम एंटीजन आया है तो ये मेमोरी बी सेल्स जो है ये प्लाज्मा बी सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी और एंटीबॉडी क्रिएट करके उस एंटीजन को डिग्रेड कर देती है, ठीक है। आई बात समझ में, ये हो गया आप लोगों का नॉर्मल बी सेल। अब बात करते हैं टी सेल्स। अब हम लोग बात करते हैं आप लोगों से टी सेल्स। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ टी सेल्स? टी सेल, टी सेल जो है इनका प्रोडक्शन कहां होता है, बोन मैरो में। कहां होता है, बोन मैरो में। लेकिन मैच्योरेशन के लिए ये कहां माइग्रेट हो जाती है, मैच्योरेशन के लिए, मैच्योर होने के लिए दीज आर माइग्रेटेड टू थाइमस, दीज आर माइग्रेटेड टू थाइमस, यानी वो वहां से निकलकर, बोन मैरो से निकलकर कहां पहुंच गई, थाइमस में, और थाइमस में मैच्योर होने के कारण इनका नाम क्या दिया गया हम लोगों ने, टी सेल। क्या नाम दिया गया, टी सेल्स। अच्छा, ये टी सेल्स कितने टाइप की होती है बेटा? टी सेल्स को भी दो टाइप में बांटा गया है, एक तो होती है टी सी सेल्स, टी सी सेल, और एक होती है टी एच सेल। टी सी सेल को आप लोग क्या बोलते हो, साइटोटॉक्सिक टी सेल, और इसको आप लोग बोलते हो टी हेल्पर सेल। अच्छा, टी सेल क्या है, वो तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, आई बात समझ में, और ये टी सेल्स क्या है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक मतलब जो जिसके पास में साइटोटॉक्सिसिटी होती है। अब ये साइटोटॉक्सिसिटी का मीनिंग क्या है सर, किसी भी सेल को या किसी भी वायरस इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय कर देना, वो कहलाती है साइटोटॉक्सिसिटी। अच्छा, टी हेल्पर सेल क्या करती है, ये टी हेल्पर सेल इसको केवल गाइड करने का काम करती है, ठीक है, एक हेल्पिंग नेचर या फिर गाइड करती है। ओके बेटा, हेल्पिंग नेचर या फिर क्या करती है, गाइड करने का काम करती है, ठीक है। अच्छा, अब ये बी सेल और टी सेल के बेस के ऊपर जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो कितने टाइप का होता है वो हम लोग बात करते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द बेसिस ऑफ बी एंड टी सेल्स। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को जनरली दो टाइप के अंदर बांटा गया है। अभी मैं आप लोगों को नॉर्मली आपके एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है, वर्ड्स खाली दिए हुए कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी को कितने भागों में बांटा गया है। हमने प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पांस पढ़ लिया, उसके बाद में अब बात करते हैं कि उसकी सेल्स के बेस के ऊपर जो आप लोगों का इम्यून रिस्पॉन्स है उसको कितने टाइप में बांटा गया है। तो सेल्स के ब्याह पर जो इम्यून रिस्पॉन्स है इट इज डिवाइडेड इन टू मेजर कैटेगरीज व्हिच आर
HMI, दो कैटेगरीज आती है। दूसरा होता है CMI। अच्छा, HMI की क्या फुल फॉर्म है और CMI की क्या फुल फॉर्म है? ह्यूमोरल इम्यून response. Humoral immune response. CMI is that cell mediated immune response. Humoral immune response और cell mediated immune response. अब बात करते हैं कि हम लोग इसे किस तरीके से कैटेगराइज करें। हम लोग इस तरीके से किस तरीके से कैटेगराइज करें। अच्छा, अब ह्यूमरल वर्ड किसके लिए यूज किया गया? ये कहां होता है वो सुन लेना, ये कहां होता है? ह्यूमरल वर्ड जो है वो आपका निकला है ह्यूमर से। ह्यूमर, और ह्यूमर क्या होता है? हमारा ब्लड। यानी ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है ये किसी भी एंटीजन को किल किया जाएगा तो हमारे ब्लड के अंदर ही किल किया जाएगा। कहां किल किया जाएगा? ब्लड के अंदर। तो ये इसकी एक्टिविटी कहां होती है? ब्लड। अच्छा, सेल मीडिएटेड वर्ड आ गया सेल, तो ये कहां होगा? सेल में और टिश्यूज में। ठीक है, ये कहां होगा? सेल और टिश्यूज में। दूसरा, इसका सेकंड नेम बेटा, इसको आप AMI भी बोलते हो। AMI क्यों? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, क्या होगा, किस तरीके से होगा वो सुनना आप मेरी बात। क्या होगा, किस तरीके से होगा वो सुनना मेरी बात। अब ये देखना क्या करता है और ये किस तरीके से काम करता है। मैंने अभी आपको बताया था, सपोज दैट कि ये कोई बॉडी शरीर, ठीक है, सुनना। अब बॉडी के साथ में यहां पर कोई आ गया आपका क्या? पैथोजन। क्या आ गया? पैथोजन। क्या आ गया? पैथोजन। ठीक है, अब पैथोजन जैसे अंदर एंट्री किया, सबसे पहले कहां जाएगा? हमारे ब्लड में। ब्लड में जाएगा। ब्लड में क्या है? WBC है। WBC में क्या है? बी सेल है या नहीं है? बी सेल दो टाइप में, प्लाज्मा बी सेल, मेमोरी बी सेल जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अब ये प्लाज्मा बी सेल क्या करेंगी? ये बनाएंगी एंटीबॉडीज। ये क्या बनाएंगी? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी बना के क्या करती है? किल पैथोजन। ठीक है, अब एंटीबॉडी किल पैथोजन, सुनना मेरी बात। एक तो हमारे ब्लड में हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीबॉडी मीडिएटेड, यानी कि इसमें फाइनल प्रोडक्ट जो है बी सेल जो है एंटीबॉडी बनाती है और एंटीबॉडी बनाने के बाद उस पैथोजन को किल करती है, यानी एंटीबॉडी के द्वारा रेगुलेट होता है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, क्या नाम दिया गया? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। गॉट इट? गॉट इट? लेकिन अब बात करते हैं सेल मीडिएटेड। अच्छा, एक और डिफरेंस दोनों में, पहले तो नाम का डिफरेंस आ गया, ब्लड में होता है, ये आ गया। फंक्शनिंग में डिफरेंस निकालेंगे अभी। दूसरी बात, फोर्थ, कि इसके अंदर जो है वो बी सेल एक्टिवली पार्ट लेती है। कौन सी सेल्स? बी सेल्स एक्टिवली पार्ट लेती है। लेकिन यहां क्या है? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो टी सेल्स एक्टिवली पार्ट लेती है। यहां पर टी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, आप लोगों के यहां पर एक वर्ड आएगा अभी कि ये किस केस में जनरेट होता है। नॉर्मली ये तो पैथोजन के कंडीशन में क्रिएट होता है। ठीक है, कोई भी पैथोजन आया, उसकी एंट्री हुई, उसको ब्लॉक कर दिया। पैथोजन के केस में इसको क्या कर दिया हम लोगों ने? शॉर्ट आउट कर दिया, फिर क्लियर आउट कर दिया। ठीक है, पैथोजन को बाहर भगा दिया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सेल मीडिएटेड क्या है, तो ये जनरली किस फंक्शन, किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है? ये सेल्फ एंड नॉन सेल्फ
एंटीजन के बेस के ऊपर वर्क करता है। यानी बॉडी का पार्ट जो है खुद उसको तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, और जो बॉडी का दूसरा पार्ट है, चाहे वो कोई सेल ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई टिश्यू का टुकड़ा ही क्यों ना हो, उसको क्या कर देगा, ये नॉन सेल्फ को रिमूव आउट कर देगा। कैसे कैसे? इसमें आपको एग्जांपल दिया गया है। सपोज कोई पर्सन है ए, मैं एग्जांपल बताऊं इसका। पर्सन है ए, ठीक है। अब कोई ए पर्सन है, अब ए पर्सन क्या है कि उसकी किडनी जो है, किडनी डैमेज हो गई। किडनी क्या हो गई? डैमेज हो गई। अब किडनी डैमेज होने के बाद क्या होगा, सुनना मेरी बात, डॉक्टर उसको एडवाइस देता है कि किडनी ट्रांसप्लांट करो। डॉक्टर क्या देता है एडवाइस कि किडनी जो है उसको क्या करो, ट्रांसप्लांट करो। उसको क्या करो, किडनी को ट्रांसप्लांट करो, चेंज करा दो किडनी को। भाई किसी डोनर से किडनी लेके आप लोग अपनी बॉडी में लगवा लो, तो सबसे पहले आपको तलाश करेगा किसको, डोनर को। डोनर, दाता, जिसके पास में हेल्दी किडनी है और जो हेल्दी किडनी देगा, राइट, जो क्या देगा, हेल्दी किडनी देगा आपको, वो क्या कहलाता है, डोनर। अच्छा, डोनर से हमने ले भी लिया, डॉक्टर को फीस भी दे दी। डॉक्टर को फीस देने के बाद डॉक्टर क्या करेगा, ऑपरेट कर देगा, ऑपरेशन कर देगा, और किडनी को किस में डाल देगा, भाई पर्सन ए की बॉडी में डाल देगा। ठीक है, यहां तक का तो हम लोगों ने क्लियर कर दिया, भाई डॉक्टर ने डाल दिया। लेकिन सपोज दैट उस पर्सन ए की जो बॉडी है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती, वो उसको नहीं करे एक्सेप्ट, नॉट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कर ही नहीं रही है वो। ठीक है, अब जब एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो क्या हो जाएगा, जब कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं होती है तो क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है। भाई बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो वो क्या होगा, नॉन फंक्शनिंग स्टेज में आ जाएगा, नॉन फंक्शनिंग स्टेज में आ जाएगा, रिजेक्ट हो गया वो। ठीक है, रिजेक्ट होने के बाद क्या होगा, अब यहां पर एक टर्म आएगी आप लोगों के पास में, उसको आप लोग क्या बोलते हो, ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट, अब इस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हो, ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन, भाई ग्राफ्ट मतलब टिश्यू पीस ऑफ टिश्यू का पीस क्या हो गया, बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करी है, बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया, ग्राफ्ट रिजेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है वो, ग्राफ्ट रिजेक्शन। बॉडी ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया तो वो क्या कहला रहा है आप लोगों का, ग्राफ्ट रिजेक्शन कहला रहा है। ठीक है, अब सर ये प्रोसीजर किस तरीके से होता है वो सुनना। हमने यहां पर नाम तो दिया ग्राफ्ट रिजेक्शन, सर बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। अच्छा, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन से बचने के लिए हम लोग क्या करें, सबसे पहला होता है ब्लड ग्रुप मैचिंग। ब्लड ग्रुप मैच करो। अगर ब्लड ग्रुप भी मैच नहीं होगा तो अंदर दोनों ग्रुप अलग अलग ग्रुप के ब्लड जाकर क्लॉट बना लेंगे और वो वैसे टिश्यू का पीस जो वो एक्टिवेट स्टेज में नहीं आता। इसलिए डॉक्टर हमेशा ऑपरेशन करने से पहले अगर कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करता है, किसी से ब्लड लेता है, तो ब्लड ग्रुप की मैचिंग की जाती है। सुनना मेरी बात है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जैसे ही हम लोगों ने टिश्यू का पीस डाला, हमने टिश्यू का पीस डाला पर्सन ए की बॉडी में, डाल दिया। अब पर्सन ए की बॉडी में जो है वो टी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी। टी सेल्स क्या हो जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी। और इसमें दो टाइप की सेल बनेगी, एक तो बनेगी टी सी सेल और एक बनेगी टी एच सेल। अब वो टी एच सेल के ऊपर हम लोगों को पता है एमएचसी रिसेप्टर होता है। हालांकि रिसेप्टर तुम्हारे को 12th क्लास तक तो लेवल नहीं, आगे का है। एक रिसेप्टर होता है, उसने क्या किया, उस टिश्यू के जो अदर टिश्यू है उसके पीस को रिकॉग्नाइज कर दिया। रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या करता है वो, कि टीसी सेल को बोलेगा कि वो फॉरेन है, वो कोई दूसरा है। अब यहां से सिग्नल आया, उसने बोला कि वो अदर पीस है, और अदर पीस को उसने क्या कर दिया, किल कर दिया, फिर उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है, ग्राफ्ट रिजेक्शन। अब ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए हम लोगों को कौन सी दवाई लेनी चाहिए, आपके बुक में भी लिखा हुआ है। उसके लिए
मेडिसिन आती है जिसको आप लोग बोलते हैं इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स, और आप लोगों के चैप्टर नंबर 12 के अंदर ही आएगा इम्यून सप्रेसिव, 9th-10th के अंदर आप लोगों के आएगा ये चैप्टर नंबर 10th के अंदर, जिसको आप लोग बोलते हो साइटोस्टेटिन, ठीक है ना, स्ट्रेप्टोकाइनेस, राइट। ये क्या कर रहे हैं आप लोगों के, ये एज ए इम्यून सप्रेसिव एजेंट, इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स की तरह काम करते हैं, इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स की तरह काम करते हैं, इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स की तरह काम कर रहे हैं, राइट। अब ये इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स क्या काम कर रहे हैं कि ये जैसे ही इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स की तरह काम करेगा कि वो क्या करेगा कि इस ग्राफ्ट रिजेक्शन को नहीं होने देगा। अब कैसे नहीं होने देगा, वो इस टीएच सेल को टारगेट करता है इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स, ठीक है। इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स जो है वो इस टीएच सेल को टारगेट करेगा, यानी इसको एक्टिवेट ही नहीं होने देगा, इसको डीएक्टिवेट कर देगा। अब ये डीएक्टिवेट किया तो डीएक्टिवेट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये जैसे डीएक्टिवेट हुआ तो ये अपने सिग्नल टीसी सेल तक नहीं पहुंचाएगा, और वो जो टिश्यू है उसको क्या कर देगी बॉडी, इस ग्राफ्ट को बॉडी क्या कर देगी, एक्सेप्ट कर देगी, ठीक है। टीसी सेल को नहीं किया तो टीसी सेल ने क्या किया कि इस ग्राफ्ट तक ये नहीं पहुंच पाती है और इसको एक्सेप्ट कर लेगी, तो इसको आप लोग बोलते हो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस। यानी अब दोबारा बता रहा हूं आप लोगों को, सेकंड टाइम रिपीट कर रहे हैं, ह्यूमन इम्यून रिस्पांस हमारे बॉडी के ह्यूमर में होता है, ब्लड में होता है, जबकि ये सेलुलर टिश्यूज में होता है, ठीक है ना। अच्छा, ह्यूमन रिस्पांस इम्यून रिस्पांस है उसको एंटीबॉडी मेडिएटेड, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी से रिलेटेड होता है। यहां पर सेल से रिलेटेड होता है, कौन सी सेल्स, टी सेल्स। यहां पर इन्वॉल्वमेंट होता है, बी सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व होती है, और इसमें इन्वॉल्व कौन होता है, टी सेल्स इन्वॉल्व होती है, राइट। इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, टी सेल्स एक्टिवली पार्ट लेती है, ठीक है। अब बात करते हैं आप लोगों के साथ में, हमने काफी बार वर्ड पढ़ा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी क्या है, और एंटीबॉडी को आप लोग किस तरीके से डिनोट करते हो, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, कैसा उसका साइट है, क्या नहीं है। तो थोड़ा सा हम लोग एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग एंटीबॉडी के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द एंटीबॉडी। हमें पता है कि ठीक है सर एंटीबॉडी ये है, एंटीबॉडी वो है, ऐसा है वैसा है, लेकिन एंटीबॉडी एक्चुअल में है क्या। तो एंटीबॉडीज जो है वो जनरली आप लोगों को मैं इसकी स्ट्रक्चर मेंटेन करके बताऊंगा, एक स्केच डायग्राम में, हालांकि ऐसा स्ट्रक्चर इसका होता नहीं, अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। एंटीबॉडी के अंदर 4 चेन्स होती है, देयर आर 4 चेन्स, देयर आर 4 चेन्स, 2 चेन हो गई, ठीक है। चार चेन होगी बेटा एंटीबॉडी के, ठीक है। अब जो ये स्मॉल चेन है ये वाली, ये स्मॉल चेन को आप लोग बोलते हो लाइट चेन्स, क्या बोलते हैं, लाइट चेन्स, लाइट चेन, ये भी लाइट चेन। और लार्जर चेन इज नोन एज हैवी चेन, हैवी चेन, ठीक है, ओके। लार्जर चेन इज नोन एज हैवी चेन, राइट। अब बात करें कि लाइट चेन और हैवी चेन जो है वो आपस में किसके थ्रू कनेक्टेड है, तो बोथ द चेन्स आर कनेक्टेड थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, दोनों चेन्स जो है वो आपस में किससे जुड़ी हुई है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, डाइसल्फाइड बॉन्ड के ऊपर
जो अपर एरिया है, अपर एरिया को आप लोग बोलते हो एन टर्मिनल। एन टर्मिनल, इसको आप लोग बोलते हो अमीनो टर्मिनल। अमीनो टर्मिनल। और ये लास्ट वाला जो एरिया है दैट इज नोन एज सी टर्मिनल। कार्बोक्सी टर्मिनल, ये आप लोग बोलते हो इसको कार्बोक्सी टर्मिनल। अच्छा, अब एन टर्मिनल के पास में ये जो स्पेस होता है ये इट इज नोन एज एंटीजन बाइंडिंग साइट, और इसे आप लोग बोलते हो एपिटोप साइट। एपिटोप साइट, ठीक है। एंटीजन बाइंडिंग मतलब ये वो प्लेस है जहां पर ये कोई भी एंटीबॉडी जो है ये किसको अट्रैक्ट करेगी, एंटीजन को ट्रैप करती है, या फिर किसको ट्रैप करती है, पैथोजन को ट्रैप करती है, पैथोजन को पकड़ती है, ठीक है। एंटीजन को या फिर पैथोजन को ट्रैप करती है। ओके, अब बात करें हम लोग आगे, कि ये एंटीजन या पैथोजन को ट्रैप करती है, राइट। अब थोड़ा सा आगे हम लोग बात करें कि यहां पर एन टर्मिनल और सी टर्मिनल क्यों दिया गया। तो एंटीबॉडीज जो होती है इनका दूसरा नाम है, एंटीबॉडीज को आप लोग या तो एंटीबॉडी बोलोगे या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन। यानी दीज आर द प्रोटीन, सी प्रोटीन से बेटा, ग्लोबुलिन मतलब एक ग्लोबिन प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन। तो एक प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर है इसमें, क्वाटर्नरी। आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, प्रोटीन के अंदर 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटर्नरी, राइट। अब क्वाटर्नरी प्रोटीन्स होती हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। ओके, अब ग्लोबुलिन है तो प्रोटीन्स क्या होती हैं, इम्यूनो मतलब जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रही है। क्या प्रोवाइड करा रही है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। अब ग्लोबुलिन प्रोटीन का नाम तो आपने दे दिया, ठीक है सर ग्लोबुलिन प्रोटीन है, लेकिन किस तरीके से हम लोग इसको डिनाई करें, कैसे डिफाइन करें कि ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर मतलब प्रोटीन जो है वो हमें पता है, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड एंड लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड में अमाइनो देखो, अमीनो टर्मिनल तो हो गई होगा, और एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, राइट। तो प्रोटीन्स क्या है, वो लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, किसकी, अमाइनो एसिड्स की। किसकी चेन होती है लीनियर पॉलीपेप्टाइड, वो अमाइनो एसिड्स की चेन होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि इसका एक टर्मिनल एंड और एक सी है, तो पॉलीपेप्टाइड मतलब इसके अंदर कौन से बॉन्ड होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। कौन से बॉन्ड होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। कौन सा बॉन्ड होगा इसके अंदर, पेप्टाइड बॉन्ड होगा। कौन सा, C डबल बॉन्ड ONH, ये बॉन्ड होगा, राइट। कैसे बनता है ये, कैसे बनता है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। अच्छा, यहां से ऑक्सीजन NH3 जो भी है, ठीक है ना, तो इसके तो हाइड्रोजन और उसका ऑक्सीजन निकलकर वाटर का मॉलिक्यूल जब बाहर निकलता है तो जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हो, पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, नॉर्मली उसका स्ट्रक्चर होता है, इस पे 2 हैवी चेन्स होती हैं और 2 लाइट चेन होती है। अच्छा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 हैवी एंड 2 लाइट चेन, इट इज ऑल्सो नोन एज H2L2 कॉम्प्लेक्स। कई बार क्वेश्चन आता है, 2 हैवी and 2 light chains। अब कितने टाइप की होती है सर ये, जनरली IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन A, IgE, IgB, IgM और IgG, ये 4 एंटीबॉडीज होती है। IgM और IgG जो होती है, IgM जो मदर से उसके फॉइटस में ड्यू टू प्लेसेंटा ट्रांसफर होती है, और IgA जो होती है और IgG जो होती है वो फर्स्ट लैक्टेशन में या फिर फर्स्ट मिल्क के दौरान वो आप लोगों की मदर की बॉडी से निकलती है, राइट। अब बात करते हैं आगे,
ये तो हम लोगों ने एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स हैं, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स हैं, राइट। तो आप लोग क्या पढ़ते हो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप के कि मेथड के बेस के ऊपर। एक्वायर्ड इम्यूनिटी टाइप्स, अब ये टाइप्स कौन से हैं? अगर मैं बात करूं मेथड्स की, मेथड्स मतलब मोड ऑफ एक्शन की बात करें, मेथड्स की बात करें, मेथड्स के टाइप के ऊपर जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसको दो टाइप में बांटा है। कौन कौन सा? फर्स्ट आता है आपका एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी। सेकंड आता है आपका पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस क्या है? कई बार क्वेश्चन आता है बच्चों का, सर एक्टिव और पैसिव को कैटेगराइज कैसे करें? एक्टिव और पैसिव को आप लोग कैसे कैटेगराइज करें? तो एक्टिव मतलब एक्टिवेट कराना, हमारी बॉडी को हम लोग एक्टिवेट करा रहे हैं, बॉडी को क्या करा रहे हैं? एक्टिवेट करा रहे हैं, यानी कि शरीर से खुद से काम करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे सपोज दैट कि कोई टीचर तुम्हें बुक पढ़ा देता है और तुम्हें बोलते हैं कि खुद नोट्स बनाओ, एक्टिवेट करना, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या एक्टिवेट करा रहे हैं कि बॉडी में आप लोग क्या कर रहे हो? कोई भी पैथोजन की एंट्री करा रहे हो, और पैथोजन की एंट्री करती बॉडी क्या बनाती है? उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है। यानी बॉडी को हमने एक्टिवेट किया किसके थ्रू? पैथोजन की एंट्री के थ्रू, और क्या बनवाई? एंटीबॉडी बनवाई। तो बॉडी ने क्या किया? एक्टिवेट होकर काम किया, वो क्या कहलाती है? एक्टिव इम्यूनिटी। वो क्या कहलाती है आप लोगों की? एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। अब सेकंड है दूसरा, आप लोगों को पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या कर रहे हो कि बॉडी को एक्टिवली काम नहीं करने दे रहे हो, एक्टिवली काम नहीं करने दे रहे हो, एंटीबॉडी बना नहीं दे रहे हो, नहीं तुम रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, रेडीमेड। या फिर पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनोजेंस या फिर एंटीबॉडीज जो है वो आप लोग बॉडी में इंसर्ट करा रहे हो डायरेक्टली, वो आप लोग इंसर्ट करा रहे हो डायरेक्टली बॉडी के अंदर, किसके अगेंस्ट? पैथोजन के अगेंस्ट, यानी शरीर में काम करने नहीं दे रहे हो, पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। यहां पर तो क्या है? बॉडी में पूरी फंक्शनिंग करवा रहे हैं, बॉडी में पूरी फंक्शनिंग करा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इसका एग्जांपल, वैक्सीनेशन, टीकाकरण। अब वैक्सीनेशन में हम लोग क्या करते हैं? कभी सोचा टीका क्या होता है? सर हमने इंजेक्शन लगाया, नहीं मैं तो रोने लग गया, मैं रोने लग गई, मम्मी की याद आई मुझे और मैंने वहां से डॉक्टर को लात मार के मैं भाग गया, इंजेक्शन, ठीक है। लेकिन वैक्सीनेशन का मतलब क्या है? टीका लगता क्या है? एक्चुअली में वैक्सीन है क्या? वैक्सीन के अंदर आप लोग जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है या फिर पैथोजन है, उसी को ही आप लोग एंट्री करा रहे हो। कहां एंट्री करा रहे हो? बॉडी में। कहां एंट्री कराते हो? हम लोग बॉडी में कराते हैं। किस फॉर्म में एंट्री कराते हैं? इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में उसको एंट्री करा दिया बॉडी में। अब बच्चों का क्वेश्चन है कि सर अगर हम लोग ने पैथोजन को अगर बॉडी में इंसर्ट करा दिया इनएक्टिवेटेड फॉर्म में और बाय डिफॉल्ट अगर वो एक्टिवेट हो गया तो हमें तो बीमारी हो जाएगी? नहीं, उसके साथ में हम एक्स्ट्रा केमिकल्स भी ऐड करते हैं, प्लस एक्स्ट्रा रिएजेंट्स, ये एक्स्ट्रा केमिकल्स ऐड करते हैं, ठीक है। अब क्या करेगा? बॉडी में एंट्री की, उसने बॉडी में एंट्री की, बॉडी में एंट्री करने के बाद क्या करेगा? बॉडी जो है उसको रिकॉग्नाइज करेगी और उसके अगेंस्ट क्या बनाएगी? एंटीबॉडी। यानी कि हम लोग शरीर को प्रेशराइज कर रहे हैं काम करने के लिए, एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। पैसिव का मतलब क्या है कि हम लोगों ने डायरेक्टली क्या कर दिया? एंटीबॉडीज। जैसे हम लोग, मैंने अभी आपको बताया था कि मदर की ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू, लैक्टेशन के थ्रू क्या हो गया?
लैक्टेशन के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्टली एंटीबॉडीज मदर में की फॉइटस में डाली, अपने बच्चे में डाली, बेबी के अंदर, और बेबी को क्या मिल गई, इम्यूनिटी मिल गई। ठीक है, ओके, थैंक यू।